हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 11 हिंदी मीडियम आरबीएससी बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोग के पुराने टॉपिक से बिल्कुल कोरिलेटेड है, बिल्कुल उससे संबंधित है। कौन सा है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा जो झिल्ली है, उसके अलग अलग मॉडल्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात है तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल है क्या, इसे किसने दिया बेटा? इसे 1972 में, कब दिया था? 1972 में। किसने दिया? सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन, वैज्ञानिक का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिंगर और निकोलसन ने दिया। अब उन्होंने पता क्या बताया? उन्होंने बताया कि ठीक है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा झिल्ली में जो फॉस्फोलिपिड है, इसकी बाइलेयर, इसकी द्विस्तरीय परत होती है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रोटीन है वो केवल बाहरी हो। प्रोटीन जो है वो इस लिपिड की लेयर के बीच में भी हो सकती है। आई बात समझ में? प्रोटीन जो है वो लिपिड के बीच में भी हो सकती है, यानी जो क्वासी फ्लूइड है, जो अर्ध तरल आपका लिपिड है, उस लिपिड के बीच में भी प्रोटीन का होना स्वाभाविक है। आई बात समझ में? अच्छा, तो अगर ये प्रोटीन बीच में होगी तो प्रोटीन की किसके लिए काम आती है बेटा? एक तो ये प्रोटीन जो है ये सेल मेम्ब्रेन की तरलता, फ्लूइडिटी के काम में आती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को हार्ड बनाकर नहीं रखती, या फिर अगर हम लोग बात करें दूसरे शब्दों में तो उसके लचीलेपन के लिए आवश्यक है। ठीक है, ठीक है, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लचीलापन है वो इस प्रोटीन की वजह से ही होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि सर अगर ये लचीलेपन के लिए होता है तो इसका क्या है बेटा? ये जो लिपिड है ये अपने आप में क्वासी फ्लूइड है, अर्ध तरल है। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात कि ये क्या कह रहे हैं। इस प्रतिरूप के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि आप लोगों की प्लाज्मा झिल्ली के अंदर दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एक तो होती है बाह्य प्रोटीन और एक होती है आंतरिक प्रोटीन। एक होती है बाह्य प्रोटीन और एक क्या होती है? आंतरिक प्रोटीन। ठीक है, बाह्य प्रोटीन को आप लोग क्या बोलते हो? परिधीय प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन क्यों? क्योंकि बेटा ये लिपिड के दोनों तरफ, लिपिड की द्विस्तरीय परत के दोनों तरफ, यहाँ पर और यहाँ पर देखो ग्रीन वाले पार्ट दिख रहे हैं, ये क्या है आपके? बाह्य प्रोटीन। क्या है ये? बाह्य प्रोटीन, यानी ये लिपिड के दोनों तरफ स्थित है और क्या कर रही है? उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रही है, उसको एक क्या कर रही है? ताकत दे रही है। आई बात समझ में? क्लियर है? अब बात पता है क्या कह रहे हैं कि दूसरी बात, अब जो ये आंतरिक प्रोटीन है, आंतरिक प्रोटीन जो है वो किस फॉर्म में होती है? आंतरिक प्रोटीन को आपने दो भागों में बांटा। एक तो अंतर प्रोटीन जो इनके लिपिड के बीच में है, ठीक है, दूसरी होती है चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन जो बेटा वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सुनिएगा। चैनल प्रोटीन ही कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर की तरफ अणुओं के आवागमन पर नियंत्रण रखती है, या फिर अगर हम लोग बात करें चैनल प्रोटीन का काम क्या है, तो यह अणुओं के आवागमन के लिए मार्ग प्रदान करती है। चैनल होता है बेटा एक मार्ग। ठीक है, अब टीवी का चैनल नहीं, चैनल का मतलब क्या होता है? एक मार्ग। आई बात समझ में? तो ये क्या करती है? ये कोशिका झिल्ली के अंदर अणुओं के आवागमन हेतु क्या देती है बेटा? मार्ग प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है बच्चे? मार्ग प्रदान करती है। क्लियर है? क्लियर है? अब बात करते हैं हम आगे, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। ये मार्ग प्रदान करती है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। थोड़ा सा अगर हम लोग आगे की तरफ चलें तो ये ठीक है, अणुओं के मार्ग प्रदान कर दिया। दूसरा, ये कोशिका झिल्ली का एक मुख्य काम है बेटा, क्या? पदार्थों का स्थानांतरण। स्थानांतरण के लिए भी ये आवश्यक है। आई बात समझ में? तो ये किसने दिया था? इस मॉडल को दिया बेटा सिंगर और निकोलसन ने। उन्होंने ये बताया कि जो प्रोटीन है वो जरूरी नहीं कि जो लिपिड की द्विस्तरीय परत है उसके बाहर की तरफ ही वो प्रोटीन लिपिड के बीच में भी हो सकती है। बाहर वाली परत को आप लोगों ने क्या नाम दिया? परिधीय प्रोटीन, और बीच वाली प्रोटीन की परत को आपने क्या नाम दिया? चैनल प्रोटीन या फिर आंतरिक प्रोटीन। अच्छा, एक और बात, अब उन्होंने ये बताया कि जब हम इस प्रोटीन को या इस कोशिका भित्ति को माइक्रोस्कोप से ऊपर से देखते हैं, माने कि ये कोई कोशिका भित्ति है, इसको मैंने ऊपर से दिखाया जैसे, तो ये
पानी में या जल में तैरते हुए बर्फ के टुकड़ों की तरह दिखाई देती है। ठीक है, जल में तैरते हुए बर्फ के टुकड़ों की तरह दिखाई देती है। पानी में आप लोगों ने देखा है बर्फ के टुकड़े, तो उन्होंने क्या नाम दिया कि पानी जो है वो तो लिपिड की लेयर है और उसमें कहीं कहीं जो बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं वो क्या है आप लोगों की प्रोटीन होती है। आई बात समझ में? वो क्या है आप लोगों की प्रोटीन होती है। क्लियर है? क्लियर है। अब बात करते हैं आगे। यहाँ तक तो ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। थोड़ा सा अगर हम लोग आगे की बात करें तो सुनिएगा क्या होता है कि ये प्रोटीन जो है ये आंतरिक प्रोटीन है, ये कोशिका के अंदर अणुओं के आवागमन के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया आपका प्लाज्मा झिल्ली की संरचना पूरा। अब काफी बार एक क्वेश्चन आता है प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। क्या आता है बेटा? प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या आ रहा है बेटा? प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। तो याद रखिएगा क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से काफी चीजें ऐसी आती हैं जो आप लोगों को परेशान करती है। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? क्या टॉपिक है आप लोगों का बेटा? नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों के पास में प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहली बात आती है ट्रांसपोर्ट की, वो आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि आप लोगों को वो अगर एक बार समझ में आ गया तो दैट मीन्स अपने आप में सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? अब सुनिएगा किस तरीके से प्लाज्मा झिल्ली क्या क्या कार्य करती है। आई बात समझ में कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किस तरीके से क्या क्या कार्य करती है। क्लियर है? तो अगर हम लोग बात करें प्लाज्मा झिल्ली के कार्य की, किसकी बात करें? प्लाज्मा झिल्ली के कार्य की। तो कार्य की अगर हम लोग बात करें तो कार्य में बेटा मुख्य कार्य आता है इसका ट्रांसपोर्ट और बाकी के जो इसके साइड कार्य हैं वो सुनिएगा। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। ठीक है, अब कार्यों की बात करें तो पहला कार्य आता है कि यह कोशिका के आंतरिक अंगों की सुरक्षा का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? कोशिका के आंतरिक अंगों की। जैसे ये कोई कोशिका है, बाहर वाली कोशिका व्यक्ति, अंदर उसके प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ही छोटे छोटे अंग जो है कोशिका के वो उपस्थित रहते हैं, यानी आंतरिक अंगों की क्या करती है? सुरक्षा का कार्य करती है। दूसरा, जंतु कोशिकाओं में अगर हम लोग बात करें, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है बेटा ये, जंतु कोशिकाओं में यह कोशिका का आकार बनाती है। क्या बनाती है? आकार बनाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका का क्या बनाती है बेटा? आकार बनाती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तीसरा, कोशिका को लचीलापन देती है। चौथा, यह एक चौथा कार्य जो है इसका पारगम्यता। पारगम्यता यानी अणुओं को बेटा, ये अणुओं के आवागमन हेतु क्या देती है? मार्ग देती है। अणुओं के आवागमन हेतु क्या देती है? मार्ग देती है। ठीक है, और इस पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां कई प्रकार की होती हैं। सुनिएगा, एक तो होती है पारगम्य, एक होती है अर्धपारगम्य, एक होता है आपका अपारगम्य और एक होता है आपका चयनात्मक पारगम्य। ठीक है, पारगम्य यानी, अब सुनिएगा, मैंने आपको बताया अगर आप लोग कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ से बीच में रेलवे लाइन पड़ रही है, अब ये रोड के बीच में रेलवे लाइन पड़ रही है और यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है। जब ये क्रॉसिंग खुला हुआ है तो आप लोग आसानी से इसको रोड को क्रॉस करके जा सकते हो। ठीक है, पारगम्य यानी रास्ता बंद नहीं है। पारगम्य का मतलब क्या होता है? जब कोशिका झिल्ली के दोनों तरफ कोई भी अणु जो है वो आसानी से गति कर सके, वो क्या कहलाता है? पारगम्य। ठीक है, अब है अर्धपारगम्य। अर्ध का मतलब होता है बेटा आधे, यानी केवल आधे अणु ही कोशिका झिल्ली के आर या पार जा सकते हैं, बाकी आधे नहीं जा सकते। आई बात समझ में? अर्धपारगम्य। अपारगम्य मतलब कि जब कोई भी अणु कोशिका के ना तो अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है, अपारगम्य। ठीक है, फिर आता है आपका चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक मतलब सेलेक्टिव,
सेलेक्टिव। और कोशिका झिल्ली का मुख्य प्रकार होता है ये, ठीक है, सेलेक्टिवली परमीएबल, चयनात्मक पारगम्य। यानी जब कुछ चुनिंदा या चुने हुए अणु ही कोशिका झिल्ली को पार कर सकते हैं तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, चयनात्मक पारगम्य, ठीक है, सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। आई बात समझ में क्लियर है? ये तो हो गया आप लोगों का पारगम्यता। ओके, अब अगर हम लोग बात करें कि पारगम्यता किसके ऊपर निर्भर करती है, तो पारगम्यता जो है वो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है, कंसंट्रेशन के ऊपर। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे सांद्रता, ठीक है। यानी अगर अणुओं की सांद्रता, अब इसके लिए एक फॉर्मूला निकल कर आता है, एक सूत्र निकल कर आता है कि अणुओं की सांद्रता जो है बेटा वो पारगम्यता के समानुपाती होती है। यानी जितनी ज्यादा अगर अणुओं की सांद्रता होगी तो पारगम्यता जो है उतनी ही अधिक होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा अणु जो है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करते हैं। उच्च सांद्रता से किसकी तरफ? निम्न सांद्रता की तरफ गति करते हैं, ठीक है। अब पारगम्यता के बाद एक आता है बेटा अभिगमन, एक आता है अभिगमन या फिर स्थानांतरण भी आप लोग बोल सकते हो, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं वैसे उसको, ठीक है। अभिगमन, सुनिएगा मेरी बात, मैंने टॉपिक क्या बोला? अभिगमन। क्लियर है? तो आप लोग को सुनिएगा कि अभिगमन क्या होता है। मैंने अभी टॉपिक बोला बेटा अभिगमन, क्या बोला? अभिगमन, ठीक है। अभिगमन, अभी मतलब आना और जाना। आई बात समझ में? आना और जाना। अणुओं का एक झिल्ली के, माना ये झिल्ली है, इसके अंदर की तरफ आना और बाहर की तरफ जाना क्या कहलाता है? अभिगमन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अभिगमन कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये अभिगमन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, क्लियर है। इस अभिगमन की अगर हम लोग बात करें तो ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय, आप हिंदी में क्रिया पढ़ते हो, लास्ट ईयर 10th क्लास तक पढ़ा होगा आपने क्रिया, कि किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। और सक्रिय मतलब जिसमें कर्ता का बोध होता है, वो ठीक है, व्याकरण अलग बात है। सक्रिय का मतलब जब अभिगमन में ऊर्जा की आवश्यकता हो, इसकी आवश्यकता हो, ऊर्जा की आवश्यकता हो, वो अभिगमन कैसा कहलाता है बेटा? सक्रिय अभिगमन कहलाता है। और जब अभिगमन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता क्या है? नहीं होती है, वो निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब अपने आप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सक्रिय को बोलते हैं आप लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट और निष्क्रिय को बोलते हैं पैसिव। आप लोग देखो, आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आप जब चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो आपको बहुत जोर से उसको पेडल को किकिंग करना पड़ता है, ठीक है, यानी बहुत तेज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब आप वापस उतरते हैं ढलान पे तो आप लोग उसको पेडल को किक करना बंद कर देते हैं। आई बात समझ में? पैसिव मतलब अपने आप। तो सबसे पहले बात करें निष्क्रिय की, यानी जब अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, याद रखना, हाई टू लो कंसेंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, किसमें? बिना ऊर्जा की आवश्यकता के, ठीक है, वो क्या कहलाता है? निष्क्रिय अभिगमन। अब ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है परासरण, ठीक है, वही उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गति करना परासरण कहलाता है। दूसरा होता है विसरण। विसरण के अंदर भी बेटा उच्च से निम्न सांद्रता ही होती है, लेकिन यहाँ पर सेलेक्टिवली परमीएबल यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली आ जाती है। क्या आ जाती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। यानी जब अणुओं का आवागमन उच्च से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है तो वो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। परासरण को आप लोग डिफ्यूजन बोलते हो, क्या बोलते हो इंग्लिश में? डिफ्यूजन। और विसरण को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हो? ऑस्मोसिस। अब परासरण भी बेटा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सिंपल साधारण परासरण, ठीक है, साधारण बेटा वही परासरण जैसा ही होता है, उच्च सांद्रता से कहाँ जा रहे हैं? निम्न सांद्रता की ओर जा रहे हैं, ठीक है, बिना ऊर्जा की आवश्यकता के। लेकिन अगला होता है विशिष्टीकृत या स्पेसिफिक या फैसिलिटेटेड। इसमें क्या है? निम्न से उच्च की ओर, यानी उल्टा काम हो रहा है परासरण के, निम्न से उच्च की ओर ट्रांसफर हो रहा है ऊर्जा की आवश्यकता के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर है? दूसरा है सक्रिय। सक्रिय को बेटा दो भागों में बांटा। अब इसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, ठीक है। अब इसे दो भागों में बांटा, एक तो है अंतःग्रहण
अंतर्ग्रहण और एक होता है बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण मतलब जब कोई भी अणु कोशिका झिल्ली के द्वारा, साथ साथ लिखते जाइएगा, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, कोई भी अणु कोशिका झिल्ली के द्वारा बाह्य माध्यम से, कहां से आ रहा है, बाहर से या बाह्य माध्यम से कोशिका द्रव में प्रवेश कर रहा हो या कोशिका द्रव में प्रवेश करता है तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग, अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है। अब इस अंतःग्रहण को भी दो भागों में बांटा है, एक तो है ठोस अभिगमन और एक है द्रव अभिगमन। ठोस अभिगमन को आप लोग क्या बोलते हो, ठोस अभिगमन, और दूसरा है द्रव अभिगमन। ठीक है, अब ठोस अभिगमन और द्रव अभिगमन की अगर हम लोग बात करें तो बेटा ठोस अभिगमन का मतलब जब कोई भी ठोस अणु या सॉलिड पार्टिकल कोशिका की भित्ति को, ये कोशिका की भित्ति है, ये कोशिका की झिल्ली है, यहाँ से ठोस अणु है बेटा, सुनिएगा ध्यान से, ये ठोस अणु कोशिका की भित्ति के बाह्य माध्यम से, कहां से, बाहर से, सराउंडिंग से आ रहा है ये। ठीक है, और कहां जा रहा है, उसके कोशिका द्रव में जा रहा है। कहां जा रहा है, कोशिका द्रव में। यानी बाह्य माध्यम से जब कोई भी अणु अंदरूनी आंतरिक माध्यम की तरफ प्रवेश कर रहा है तो इसे आप लोग क्या बोल रहे हो, ठोस अभिगमन। और इसे आप लोग फैगोसाइटोसिस भी बोलते हो। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, फैगोसाइटोसिस। काफी बार फैगोसाइटोसिस इस तरीके से लिखा आता है और आप लोग कंफ्यूज होते हो, तो कंफ्यूज मत होना, इस ठोस अभिगमन का ही दूसरा नाम है। एक और साधारण नाम कि इसे आप लोग सेल ईटिंग प्रोसेस भी बोलते हो। कोशिका का खाना खाना, कोशिका इससे खाना खाती है। ठीक है, ठीक है। द्रव अभिगमन की बात करें तो द्रव में बेटा जहां पर ठोस था वहां केवल द्रव आ जाएगा। क्लियर है, यानी जब कोई द्रव पदार्थ कोशिका भित्ति के माध्यम से अपनी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, सांद्रता कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, द्रव अभिगमन। और इसका दूसरा नाम पिनोसाइटोसिस। क्या है बेटा, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस या फिर सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। आई बात समझ में, क्लियर है। अगला आता है आपका बहिक्षेपण। अंतःग्रहण को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, एंडोसाइटोसिस। हालांकि आपका मीडियम थोड़ा हिंदी है, मीडियम हिंदी है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश को भी साथ में चलेंगे, क्योंकि आपकी हायर स्टडीज में बेटा इंग्लिश बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ओके। अब अंतःग्रहण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा, एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस में साइटोप्लाज्म में आना। ठीक है, बहिक्षेपण को क्या बोलते हैं, एक्सो। एक्सो मतलब बाहर देना। ठीक है, साइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है ना, क्लियर है, गॉट इट, ओके। अब इसमें क्या है, कोशिका अपने अंदर निर्मित अपशिष्टों को, इसको अपशिष्ट को बाहर त्यागती है। आई बात समझ में। तो ये हो गए आप लोगों के प्लाज्मा झिल्ली के फंक्शन। एक और बात, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कई अन्य कोशिका के अंग जैसे राइबोसोम, ठीक है, आपका केंद्रक झिल्ली, अंतःप्रदवी जालिका, इनके निर्माण का कार्य भी करती है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक अगले लेक्चर के अंदर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।